पुतिन जरूर लेंगे। पुतिन अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन ने जहां अपनी फौज को एटम बम एक्टिव करने के निर्देश दे दिए, ध्यान से सुनिए, और वहीं यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर अपनी तैयारियों का टेरर शुरू कर दिया है। यूक्रेन के गैस स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है और रूस ने जिस मिसाइल से हमला किया उसकी स्पीड 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मिसाइल मल्टी टारगेटेड तकनीक से लैस है, यानी एक ही मिसाइल से कई टारगेट हिट किए गए। पुतिन ने, आपको बता दें, यूक्रेन को जंग की प्रयोगशाला बना दिया है ताकि अमेरिका से टक्कर लेने की पूरी प्रैक्टिस की जाए। रूसी हमलों से यूक्रेन थर्रा गया। यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमलों से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पुतिन अमेरिका पर अटैक करेंगे, क्या अमेरिका और रशिया की भिड़ंत तय है। और बता दें आपको, इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, जहां बताएंगे आपको कि आखिर अब पुतिन की क्या तैयारी है। आपको पूरी खबर दिखाएंगे। ये खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और बता दें आपको, यहां पर अब ऐसा लग रहा है दर्शकों कि रशिया और अमेरिका की जोरदार भिड़ंत होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि बता दें आपको कि अब हमले की रणनीति बताई जा रही है। और चलिए एक बार आपको हम समझाएंगे कि आखिर रूस अमेरिका के बीच क्या हो रहा है। हमले के पीछे की रणनीति आपको बताते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल से अब हमला किया गया यूक्रेन में। पुतिन ने यूक्रेन और नाटो को हिदायत दी है और बता दें आपको, हमला पुतिन की चेतावनी का यह हिस्सा है। जाहिर सी बात है, पुतिन भी अब सख्त हैं। अमेरिका के एक्शन पर पलटवार का यह सीधा संदेश है, सीधा संकेत है, जहां ट्रंप को रूसी फौज की ताकत का एहसास कराना जरूरी है। आपको बता दें, यहां पर अब आपको हम पूरी रणनीति समझा रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल से ट्रंप की चेतावनी, यहां ट्रंप को चेतावनी दी जा रही है कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। पुतिन ने यूक्रेन और नाटो को हिदायत दी है, यानी साफ तौर पर व्लादिमीर पुतिन का यह बड़ा अटैक आपको समझा रहे हैं। हमलावर, यहां हमला जो है वो अब पुतिन करने वाले हैं। पुतिन भी अपने आप को शक्तिशाली, जाहिर सी बात है, प्रदर्शित करते नजर आएंगे। ट्रंप को रूसी फौज की ताकत का एहसास कराना पुतिन का एकमात्र दर्शकों उद्देश्य है। और इसी पर आपको हम खास तस्वीरें भी दिखाएंगे। बता दें आपको, हाइपरसोनिक मिसाइल से ट्रंप को यह चेतावनी यहां व्लादिमीर पुतिन ने दिया। एक बार आपको हम याद दिलाते हैं, दुनिया के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति है। रशिया और यहां पर अमेरिका आमने सामने। रूस के पास सबसे बड़ा एटमी जखीरा है। बता दें आपको, रूस के पास अमेरिका से भी बड़ा परमाणु हथियार है। पहले तो रूस के पास 5,580 एटम बम होने का दावा यहां किया जा रहा है, जहां रूस के परमाणु हथियार पर पुतिन का कंट्रोल है। आगे सुनिए। अमेरिका सालाना बजट $820 मिलियन, रूस सालाना रक्षा बजट 126 मिलियन। अमेरिका, बता दें आपको, 1,32,08,000 एक्टिव सैनिक है, जहां रूस की अगर हम बात करें 20 लाख रिजर्व सैनिक है। अमेरिका के पास 8 लाख रिजर्व सैनिक और रूस के पास 20 लाख सैनिक। देखिए यहां पर जो संख्या है, जो आंकड़ा है, जाहिर सी बात है रशिया के पास ज्यादा है। बता दें आपको, अमेरिका के फाइटर जेट की संख्या 1854, रूस के पास 809 फाइटर जेट। आगे सुनिए। ट्रांसपोर्ट विमानों की संख्या 957, रशिया 453। एक बार आपको हम आंकड़ा समझा रहे हैं। अमेरिका पास फ्लीट स्ट्रेंथ जो है वो 472 फ्लीट स्ट्रेंथ अगर हम बात करें रशिया की। और नौसेना पर आते हैं, नौसेना में सिर्फ एक एयरक्राफ्ट है, अमेरिका के पास 11। अमेरिका नौसेना के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर है। और बता दें आपको, इसी पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे कि आखिर रशिया और अमेरिका की बात करें तो अब रशिया और अमेरिका के साथ अगर जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। और बता दें आपको, इसी पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा यहां अपनी आगे बढ़ाएंगे। बहुत स्वागत करना चाहूंगी रवि अरोड़ा जी का, विदेश मामलों के जानकार हैं, और कर्नल टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। पहले तो सर ये बताइए, मैं टीपी त्यागी जी से पहला सवाल लेना चाहूंगी। देखिए सर, अभी हमने अपने दर्शकों को भी समझाया कि रशिया वर्सेस अमेरिका कौन ताकतवर है, लेकिन पुतिन कम तो नहीं है और अमेरिका हमले पर हमले किए जा रहा है। ऐसे में टीपी त्यागी सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी आगे की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए, पहले तो आपने पूछा कि रशिया और अमेरिका में कौन ताकतवर है जी। इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से समझिए, नंबरों से फर्क नहीं पड़ता।
हाँ। किसके पास 50 लाख है, किस पे 25 लाख है। आप ये देखिए, नेटो के लोगों की संख्या है 65 करोड़, 65 करोड़। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो है करीब 35 करोड़। जी। अब ये 65 करोड़ लोग और ये 35 करोड़ लोग अमेरिका के डरते हैं किससे? रशिया से, जिसकी पॉपुलेशन है 15 करोड़। अब जिसकी पॉपुलेशन 15 करोड़ है, उससे डर के नेटो वाले अमेरिका के पास जाते हैं। तो ये कहना कि अमेरिका के और नेटो के पास मिला के उनका जो बजट है वो बहुत ज्यादा बजट है, रशिया का कम है, 1/8 बैठता है, जी। इसलिए वो ताकतवर है, नहीं सर, गलत। दरअसल में रशिया के पास, ये तो आप ही ने बताया कि उनके पास जो एटॉमिक आर्सेनल है हाँ। वो अमेरिका से भी ज्यादा है। मान लीजिए ना भी होते, जो खास बात यह है कि उनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जी। है और ऐसी मिसाइल्स है कि जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिसका उन्होंने अभी इस्तेमाल किया। देखिए, जब एक मदारी बंदर को सिखाता है जी। तो कुत्ते की पिटाई करता है। यानी कि अमेरिका ने जब उनके पहला वन ऑयल टैंकर को पकड़ा, अच्छा ये मैं बातें बताऊंगा कि ऑयल टैंकर नॉर्मल टैंकर नहीं था, पर कहने में जब पकड़ा तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, बिल्कुल। कीव के ऊपर नहीं, कीव के ऊपर नॉर्मल अटैक था, जी। उन्होंने अटैक किया लवीव के ऊपर। वाई लवीव? क्योंकि लवीव इज नेक्स्ट टू पोलैंड, यानी कि वहां से यूरोपियन कंट्री। और किस मिसाइल से किया? ऑर्शेनिक मिसाइल। क्यों? क्योंकि ऑर्शेनिक मिसाइल 10 से 12 मिनट के बीच में यूरोपियन की किसी भी कंट्री तक पहुंच सकती है, और ये मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेज चलती है। इसमें MIRV टेक्निक है। MIRV टेक्निक का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, जी। यानी एक मिसाइल में 6 वारहेड है, हर वारहेड में 6 सब है। और ये जब ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जब ये एटमॉस्फेयर में आती है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए पुतिन ने ये कहा कि जहां ये गिरेगी वहां 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पैदा करेगी, यानी कि सूर्य जितना जो कुछ है सब वाष्पीकरण हो जाएगा। और उसने जब इसका पहले डमी चार्ज से टेस्ट किया था यूक्रेन में, तो पुतिन ने ये कहा था कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम लगा ले, अगर मेरी ऑर्शेनिक मिसाइल को रोक के दिखा दे तो मैं उसे मानूंगा। उस ऑर्शेनिक मिसाइल का टेस्ट लवीव पे करके अमेरिका को डायरेक्ट मैसेज दिया है हाँ। ने कि प्लीज रिमेन इन लिमिट। ठीक है, एक बार मैं रवि अरोड़ा जी के पास जाना चाहूंगी। रवि जी, ये बताइए कि अगर हम बात करें तो ये प्रयोगशाला के तौर पर आप देख रहे हैं, देखिए विदेश मामलों के आप जानकार हैं, बेहतर ढंग से समझाएंगे दर्शकों को। ये बताइए रवि सर कि अगर हम बात करें ये प्रयोगशाला है या वास्तविक में अखाड़ा है? ये कई बार ऐसे शब्दावली का प्रयोग अब होता नजर आ रहा है, तो बताइए सर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सृष्टि जी, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आप समझिए 4 साल यूक्रेन के साथ जंग को हो चुके हैं, तो ऐसे में अमेरिका जिस प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और जिस प्रकार से उसने तेल टैंकरों को पकड़ा, उसके बाद पूरे रशिया के अंदर मैं समझ जो उसके सांसद हैं वही कहीं ना कहीं जो है विरोध की स्थिति में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं एक जवाब देने की जरूरत थी अमेरिका को। और जो रेंशिक मिसाइल से जो हमला किया गया है उसका मकसद यही था, क्योंकि 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मिसाइल यह सिर्फ परमाणु हथियार भी अपने साथ ले जा सकती है और दूसरे हथियार भी ले जा सकती है। और दूसरी बात, इस मिसाइल का इस्तेमाल करके जो मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश की गई उसका रिजल्ट भी सामने आ गया है। आपको बता दूं कि जो जहाज से जो तेल टैंकर पकड़ा गया था उसको के अंदर जो 2 सवार जो सैनिक सवार थे, इनके जो रूसी तेल टैंकर को जो चालक सवार थे उनको छोड़ने का फैसला अमेरिकी गवर्नमेंट ने कर दिया है, जिसका खुलासा मारिया जखरोवा जो कि विदेश मामलों की प्रवक्ता है रूस के अंदर, तो उन्होंने ये इस बात का खुलासा किया है। और यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरह से दबाव की स्थिति में है, और क्योंकि यही दबाव बनाने की कोशिश रूस चाहता था।
लेकिन जहां तक बात है कि जंग छिड़ने की अमेरिका और रूस के बीच में, मुझे लगता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो है कहीं ना कहीं लवीव पर हमला करके वहां के एनर्जी सेंटर को उड़ा के कहीं ना कहीं अपनी जो ताकत का एक जो है जिस प्रकार से हमको यह अखाड़ा है, तो मैं समझता हूँ तो ये बताने की कोशिश की गई है रूस द्वारा कि क्योंकि इस मोर्चे पर अगर उसे 4 साल हो गए तो अमेरिका उसे कमजोर ना समझे। दूसरी बात कि अगर युद्ध होता है तो कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, करीब 32 देश रूस के खिलाफ खड़े होते हैं, उसको उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है रूस द्वारा कि उसके पास इस बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल करके कि कुछ ही मिनटों में वो कुछ भी कर सकता है। तो ये मैसेज देने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं प्रयोगशाला भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर जंग शुरू होती है तो इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ यही नहीं, करीब 13 तरह की और मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, लगातार रात भर हमले जारी रहे। तो यह साफ था कि कीव और लवीव के अंदर ये तबाही मचाकर कहीं ना कहीं नाटो देश भी, क्योंकि मैसेज आने शुरू हो गए कई देशों के, उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी कुछ प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। लेकिन यह है कि उसने जो 2 नाविकों को छोड़ने का फैसला किया है, तो ये साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अब बैकफुट पर है, और इसमें रूस भी यही चाहता था, क्योंकि अभी डायरेक्ट जंग लड़ना इतना आसान नहीं है, और अगर जंग शुरू होती है तो उसका खत्म होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर दो फाड़ में जंग होती है तो मुझे लगता है ये वर्ल्ड वार के फुल चांसेस है, क्योंकि उसमें सभी देशों को ना चाहते हुए भी कूदना पड़ेगा। ठीक है। और रूस अभी फिलहाल चीन और नॉर्थ कोरिया के अंदर भी मैं समझती हूँ खासकर चीन का साथ जूझ जाएगा अगर ऐसी जंग होती है तो ऐसे में अभी इतना आसान नहीं है यह डिसीजन लेना, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं जो मैसेज वो अमेरिका को देना चाहता है वो उसने कीव और लवीव पर हमले करके तेज करके खासकर और इन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यह दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं वो अपनी पावर का इस्तेमाल आने वाले टाइम में करेगा, और यह नाटो देशों के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। जी ठीक है, एक बार मैं कर्नल टीपी त्यागी जी से सवाल लेना चाहूंगी। सर ये बताइए, जैसा रवि जी समझा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रयोगशाला भी है और ये कोशिश भी है कि भैया सावधान हो जाओ आगे की कंट्रीज को, जो लगातार अगर अमेरिका पर जो अपनी जवाब तैयार कर रहे हैं या रशिया के साथ यहां पर कह रहे हैं कि रूस जो है वो अमेरिका पर यहां पर अगर कुछ हमले करवाता है तो अमेरिका की रेड लाइंस क्रॉस होगी। सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी ताकि दर्शकों को ये क्लियर हो, अमेरिका की रेड जोन अलर्ट कौन सा है, मतलब कौन सी रेड लाइन अगर रूस पार करेगा अमेरिका जवाब देगा और विध्वंस की स्थिति आ गई। टीपी त्यागी जी देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है, सुपर पावर अपने आप को कहता है, पूरी दुनिया में उसके 800 मिलिट्री बेसिस हैं, किसी और देश के नहीं है। यही उसकी कमजोरी है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो ईरान ने पहचान ली, हुतियों ने पहचान ली। ईरान ने कहा कि मेरे ऊपर अगर आपने हमला किया तो आपके जो मिडिल ईस्ट में 28 मिलिट्री बेसिस हैं अलग अलग कंट्रीज में, मैं उन पे हमला करूंगा। ऐसे ही और कंट्रीज भी इस काम को कर सकते हैं। इस कमजोरी को सुपर पावर भी पहचानते हैं। अब जो वेनेजुला में एक्शन हुआ है, उस एक्शन से चाइना और रशिया दोनों के स्वाभिमान को ठेस लगी है, क्योंकि उन दोनों ने वेनेजुला को वायदा किया हुआ था कि हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। अच्छा, वादे को भी छोड़ते हैं, जो चाइना है वो वहां से तेल खरीदता था, थोड़ा बहुत नहीं जी, 8 लाख बैरल प्रतिदिन, इतने बैरल प्रतिदिन खरीदता था। अब वो उसे मजबूरी में या तो नहीं मिलेंगे या अमेरिका से खरीदने होंगे। लिहाजा इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि वर्ल्ड वार एकदम शुरू हो जाएगा, लेकिन ये अमेरिका की रेड लाइन को क्रॉस करने जैसा होगा अगर चाइना और रशिया मिलके एक ऐसा संदेश दे दें जिसमें रशिया ने तो देना शुरू कर दिया कि हमारी पहुंच तुम्हारे मेन लैंड तक है, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो अमेरिका के प्रॉक्सीज को, जैसे मैंने आपको बताया कि बंदर को सिखाने के लिए मदारी कुत्ते को पीटता है, यानी कि अमेरिका के जो चाहते हैं उनके ऊपर अटैक हो। अमेरिका को चाहने वाला तो दरअसल में सबसे ज्यादा इजराइल है, बाकी लोग चाहते होंगे, मन से नहीं चाहते, पर या तो इजराइल के ऊपर कोई अटैक या अमेरिका के जो अलास्का है वहां के ऊपर अटैक, या अमेरिका का इंडो पैसिफिक में जो गुआम बेस है
उसके ऊपर अटैक जिसके लिए चीन तैयार है। ऐसा कोई अगर अमेरिका के ऊपर एक्शन हुआ तो ये उसकी रेड लाइन को क्रॉस करना होगा। अच्छा। पर बिसाइड दैट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रशिया की जो ताकत है जी। उसने अभी तक पूरी तरह दिखाई नहीं है। उसने अपने लीथल हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। जी। ये लोग ये समझते हैं कि शायद ये उसकी कमजोरी है। उसने धैर्य का परिचय दिया है। रशिया के लोग, अच्छा, रशिया की नेशनल पार्लियामेंट डूमा के पूर्व डिप्टी चेयरमैन ने ये बयान दिया जैसे ही उनका शिप जो बेला वन था जब उसको सीज किया गया, उसने कहा कि हम अपने टॉर्पेडो से 4-5 अमेरिकन शिप को हमें डुबो देना चाहिए और हमें न्यूक्लियर टॉर्पेडो का इस्तेमाल करना चाहिए। वहां के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जब अटैक हुआ था तो उन्होंने कुछ दिन बाद जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया था। पर्ल हार्बर में अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना रशिया को हो चुका है। तो रशिया के लोग ये कहते हैं कि अगर स्टालिन रहा होता तो अब तक अटैक हो गया होता, न्यूक्लियर अटैक। यानी ये दिखाता है कि पुतिन ने अब तक पूरे धैर्य से काम लिया है, लेकिन अब अगर मामला और बढ़ा और पुतिन ने एक्शन लिया तो उसका किसी के पास जवाब नहीं है। उसके पास स्काई फॉल एक ऐसी मिसाइल है जो लगातार चक्कर काटती है पूरे ब्रह्मांड का, और वो जहां चाहे जिस जगह चाहे वहां पे अटैक कर सकती है। उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, यानी कि वो किसी और तरह के फ्यूल से नहीं, न्यूक्लियर फ्यूल से चलती है। ऐसे ही उसका एंटी सैटेलाइट, उसका S-500, तो उसके एक से एक सरमट मिसाइल 8000 किलोमीटर जिसका रेंज है, 2 बार टेस्ट कर चुका है रशिया उसका। अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट पहुंच है उसकी। तो कुल मिला के बात यह है कि रशिया इज डेफिनेटली कैपेबल ऑफ अटैकिंग अमेरिका, और अमेरिका के किसी प्रॉक्सी के ऊपर अटैक करना अमेरिका के लिए रेड लाइन होगी। लेकिन सुपर पावर्स आपस में लड़ते नहीं है, ये सिर्फ संदेश देते हैं, लड़ते हैं इनके प्रॉक्सी। सर आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगी, उसके बाद मैं लौटेंगी फौरन रवि अरोड़ा जी के पास। ये बताइए, आपने कहा धैर्य की बात कही, तो इस पर आप दर्शक को क्या समझाएंगे सर? अगर हम धैर्यवान कौन है ज्यादा, रशिया है यानी कि पुतिन है या फिर ट्रंप है? इस पर अगर एक बार हमें समझा पाए अच्छे से तो आप क्या बताएंगे? धैर्यवान दोनों में से अगर तुलना की जाए तो कौन ज्यादा है? देखिए, अगर रशिया धैर्यवान ना रहा होता, यानी कि पुतिन धैर्यवान ना रहे होते, तो अब तक उन्होंने 4 बार न्यूक्लियर अटैक कर दिया होता। इतनी सिचुएशन आई यूक्रेन जो उनके सामने 5 दिन ठहरने वाला नहीं था। आप कल्पना कीजिए, 32 देश, 32 कंट्रीज पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं रशिया से, और आज तक वो रशिया को हरा नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया ने अपने लीथल हथियारों का, यानी कि सरमट मिसाइल का, यार्स मिसाइल का, जिरकॉन मिसाइल का या स्काई फॉल मिसाइल का आज तक इस्तेमाल नहीं किया। और क्षणिक का भी इस्तेमाल किया तो वो सैंपल की तरह से किया। जब पहली दफे निप्रो में किया था तो उसमें डमी चार्ज था, उसमें एक्चुअल चार्ज नहीं था। इसलिए धैर्यवान तो पुतिन है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट तो कतई धैर्यवान नहीं है, बल्कि ये तादाद से ज्यादा दुनिया के ऊपर अपनी दादागिरी चला रहे हैं। समय दूर नहीं है, बहुत जल्दी यू विल फाइंड दैट ए मीटियोरिक राइज गेट्स ए मीटियोरिक फॉल। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात कही। एक बार मैं एक छोटा सवाल लेना चाहूंगी रवि जी से। सर ये बताइए कि अगर हम पेरेंटल एक्ट की बात करें तो क्या नेटो इस पर निर्णायक भूमिका निभाता नजर आएगा, या फिर साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि अखाड़ा बन चुका है रशिया वर्सेस अमेरिका? क्या समझाएंगे सर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, खासकर अमेरिका की जब हम बात करते हैं, आपने शुरुआत में जब डाटा बताया था कि अमेरिका के पास कितने हथियार हैं, कितनी सेना है, कई मोर्चों पर एक साथ अमेरिका लड़ना शुरू करता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको याद होगा अफगानिस्तान से कैसे वहां से सेना वापसी बुलानी पड़ी थी, क्योंकि सेना के अंदर भी विद्रोह हो रहा था। कहीं ना कहीं पूरे अमेरिका के अंदर इस बात का खिलाफत थी कि आप सेना को वापस बुलाइए। तो ऐसे में रूस के साथ डायरेक्ट कभी भी अमेरिका अभी लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कई मोर्चों पर लगातार वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनको पता है
पिछली बार किस प्रकार से उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो आज जो हालात है, मैं डोनाल्ड ट्रंप बहुत इस बात भोलापन उनका उनको नुकसान जरूर पहुंचाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कई मोर्चों पर एक साथ कभी नहीं लड़ेंगे। और अगर ऐसी लड़ाई होती है, और नाटो की जब हम बात कर रहे हैं, तो नाटो देश अमेरिका के भरोसे ही है, वो ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं रूस के साथ लड़ पाएंगे। कोई अखाड़ा अगर बनता भी है अभी फिलहाल, क्योंकि एक टारगेट है रूस के पास, सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के थ्रू ही वो नाटो देशों को मैसेज दे रहा है। नाटो देश कभी भी डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, और ऐसे में नुकसान सिर्फ और सिर्फ हो रहा है यूक्रेन का, और इसका मैसेज जा रहा है अमेरिका को और नाटो देशों को। मुझे लगता है अभी फिलहाल जो है, जिस प्रकार से 2 नाविकों को छोड़ा है, जो चालक थे, तो उनको छोड़ने के बाद मुझे लगता है कि अब शायद आगे प्रक्रिया शुरू हो, या तेल टैंकर भी छोड़ दिया जाए। लेकिन अभी जिस प्रकार से तेजी आई है जंग के अंदर, खासकर यूक्रेन को लेकर, मुझे लगता है कि अब रूस कुछ बड़े हमले और तेज कर सकता है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि बहुत टाइम हो चुका है, और ऐसे में गलत मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में ये रूस को लेकर। तो मुझे लगता है एक मैसेज देने की पूरी दुनिया को कोशिश की जाएगी कि इस जंग को तेज